प्रकाश किरणों की संख्या, दैट मींस नंबर ऑफ रेज। किरणों की संख्या ही क्या कहलाती है आपकी? इंटेंसिटी कहलाती है फर्स्ट। ठीक, किसी भी स्पेस पे जो जिसका एरिया यूनिक हो, एरिया कितना होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए, और टाइम टी भी यूनिट होना चाहिए। मतलब एकांक समय पे एकांक क्षेत्रफल पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणों की संख्या यदि 4 आपतित हो रही है तो उसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी? इंटेंसिटी, तीव्रता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में पूर्ण चक्रों की संख्या। ठीक, फिर क्या देखे थे? टाइम पीरियड। 1 साइकिल को कंप्लीट करने में लगा समय, 1 साइकिल को कंप्लीट करने में लगा समय। तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। ठीक, ये क्या था? शीर्ष, ये क्या था? गर्त, ये क्या था? शीर्ष, और ये नीचे आएगा, नेक्स्ट में आ जाएगा आपका गर्त। तो दो क्रमागत शीर्षों के बीच की दूरी, दो क्रमागत शीर्षों के बीच की दूरी या गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाएगा? वेवलेंथ कहलाएगा, तरंग दैर्घ्य कहलाएगा। हर प्रकाश के किरणों की जो तरंग दैर्घ्य होती है अलग अलग होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। ठीक है, अलग अलग होने के कारण ही हमको अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। अब एक चीज बचा था उस दिन, क्या? एम्पलीट्यूड्स या आयाम। ये आपका जो मेन एक्सिस है, जिसको हम मेन एक्सिस मान के चल रहे हैं, यहां से वेव जितने मैक्सिमम हाइट तक ऊपर उठता है या मिनिमम हाइट तक जितना ऊपर उठता है वो उसकी एम्पलीट्यूड्स कहलाती है। यदि एग्जांपल के रूप में हम यदि देखें किसी प्रकाश रेस की, किसी रेस की और सेकेंड रेस की ऐसे है, आप देख सकते हैं यहां पर इसकी एम्पलीट्यूड अधिक है और इसकी एम्पलीट्यूड कम है। तो वेव को 3-4 पॉइंट से हम डिफाइन कर सकते हैं, उसका जो इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, वेवलेंथ है और आपका एम्पलीट्यूड्स है। ठीक, और क्या देखे थे? इतना ही हुआ था। उसके बाद सारे अलग अलग कलर के नैनोमीटर में, आर्मस्ट्रांग में, और फिर हाँ परिभाषा, आयाम की परिभाषा बोल रहे हैं। प्रकाश की तरंग की अधिकतम ऊंचाई, जिस अधिकतम ऊंचाई तक या न्यूनतम ऊंचाई तक जाती है उस ऊंचाई को ही क्या बोला जाता है? आयाम बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है? आज हम लोग देखेंगे प्रकाश के जो घटनाएं होती है, परावर्तन, अपवर्तन। ठीक, इसके पहले एक चीज मैं बता दूं, प्रकाश ड्वेल नेचर होता है। प्रकाश की जो नेचर होती है कौन सा होता है? ड्वेल नेचर का। प्रकाश का जो नेचर होता है कैसे होता है? द्वैत नेचर का, जिसको हिंदी में हम क्या पढ़े हैं? द्वैत प्रकृति का। द्वैत प्रकृति, प्रकाश एक ऊर्जा है और इसकी प्रकृति कैसी होती है? ड्यूअल नेचर की होती है, द्वैत प्रकृति का होता है। कहने का मतलब यह है कि प्रकाश की जो किरण होती है दो रूप में चलता है। किन रूपों में? दो रूपों में। पहला कणों के रूप में, पहला किस रूप में गमन करती है? कणों के रूप में, और दूसरा तरंग के रूप में। दूसरा किस रूप में? तरंग के रूप में, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा है। ठीक, प्रकाश का जो नेचर होता है ड्यूअल नेचर का होता है। उसका रीजन ये है कि प्रकाश को यह माना गया कि प्रकाश की किरण कणों के रूप में चलती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में चलती है, या दूसरा माना गया कि तरंग के रूप में चलता है। क्लियर है? और इसी दोनों नेचर के कारण कि प्रकाश की किरणें या रेज जो है कणों के रूप में चलती है और तरंग के रूप में चलती है, इसलिए इसको ड्यूअल नेचर का बोला गया है, द्वित प्रकृति का बोला गया। उसका नेचर दोनों स्थिति में चलता है। ठीक, कण की जो प्रकृति है, कणों की प्रकृति के बारे में कौन से साइंटिस्ट ने दिया था सिद्धांत? न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन। पार्टिकल्स नेचर किसने डिफाइन किया था? न्यूटन। और तरंग? हाइगेंस। तरंग किसने दिया था? हाइगेंस। ठीक, इसके बाद एक और थ्योरी आया जिसको दिया था मैक्सवेल ने। मैक्सवेल का क्या बोला जाता है? उसको प्लांक। मैक्सवेल का प्लांक या क्वांटम सिद्धांत। मैक्सवेल, इसमें ज्यादा नहीं जाना है, बस शॉर्ट में इतना ही याद रख लीजिए। प्रकाश की जो नेचर होती है, प्रकृति होती है, ड्यूअल नेचर का होता है। प्रकाश कणों के रूप में भी चलती है और तरंग के रूप में चलती है। कणों का जो सिद्धांत था न्यूटन ने दिया था, और तरंग सिद्धांत जिसको हम लोगों ने अभी देखा है किसने दिया है? हाइगेंस ने दिया है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने प्रकाश को कहा ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स। क्या कहा उसने? ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलता है, पार्टिकल। ठीक है,
जब भी किसी पदार्थ पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो किस रूप में आपतित होती है? ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में, पैकेट्स के रूप में। ये छोटे 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 पार्टिकल्स पैकेट्स के रूप में एनर्जी क्या होता है? आती है, आपतित होती है। क्लियर है इतना चीज? बस इसमें 3 चीज याद रखें। न्यूटन्स पार्टिकल नेचर को शो किया था, हाइगन्स ने वेव नेचर को शो किया था, उसके बाद जो मैक्सवेल आए इन्होंने कहा कि ऊर्जा किस रूप में चलता है? छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलता है। ठीक है, फोटॉन्स। हाँ, मैक्सवेल ने ही बोला था ऊर्जा के इस छोटे छोटे बंडल्स को क्या बोला जाता है? फोटॉन्स बोला जाता है। ठीक है, ठीक, क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्शन। अगला है आपका रिफ्लेक्शन। क्या इसी को क्या बोला जाता है? परावर्तन। ये प्रकाश की घटना है, आपके सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है, परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो 2 प्रकार का होगा। पहला है फर्स्ट, कौन सा? नियमित परावर्तन, और दूसरा है अनियमित। नियमित परावर्तन या अनियमित परावर्तन। ठीक, ये नाम स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है, नियमित परावर्तन और अनियमित। ये सरफेस पर डिपेंड करता है, सरफेस के आधार पे। ठीक है, सरफेस के आधार पे परावर्तन को नियमित या अनियमित बोला गया है। ठीक, यदि आपका सरफेस प्लेन है, यदि आपका सरफेस प्लेन है या पृष्ठ प्लेन है, तो इस पर होने वाला जो परावर्तन होगा नियमित परावर्तन कहलाएगा। ये सरफेस है, ठीक, यहां पे प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। आपतित होने के पश्चात ये पुनः उसी मार्ग पर क्या हो जाती है? वापस हो जाती है। ये प्रकाश का परावर्तन है। ठीक, और चूंकि ये जो आपका सरफेस है प्लेन सरफेस है, इसमें एकदम बिल्कुल इस नियम के तहत रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए क्या बोला जाएगा इसको? नियमित परावर्तन। यदि आपका सरफेस रफ है, इस टाइप से है, ठीक, तो यहां पर होने वाला जो परावर्तन होगा इसका कोई फिक्स रूल नहीं रहेगा, कोई इधर जाएगा, कोई रिस ऐसे आएगा, इस टाइप से। तो ये जो परावर्तन हो रहा है क्या हो रहा है? अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। ठीक, क्लियर इतना? ये आपका नियमित परावर्तन का एग्जांपल हो गया और ये आपके अनियमित परावर्तन की एग्जांपल हो गया। ठीक, परावर्तन के जो नियम है, ठीक है, अब इसके जो रूल्स होंगे, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला क्या रूल्स होगा? रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन में यदि हम देखें, इंसिडेंट रेज इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रेज। पहले तो समझ लें हम इसमें क्या क्या चीजें पॉइंट्स है ना। ये आपका नॉर्मल कहलाता है। ये हमारा क्या है? सरफेस है, प्लेन सरफेस। ठीक, ये है आपका नॉर्मल, जिसको हम अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल, या इसको बोलेंगे क्या? अभिलंब। अब इसमें कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ठीक, ये सीधी उसी मार्ग पे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी उस मीडियम पे। ठीक है, नॉर्मल और इंसिडेंट रेस, ये कौन सा रेस हो गया? इंसिडेंट रेस, इंसिडेंट रेस या आपतित किरण, इंसिडेंट रेस या आपतित
किरण। ठीक, ये कौन सा हो जाएगा? परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड, क्या कहलाएगा ये? रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज, परावर्तित किरण। ठीक, और नॉर्मल और इंसिडेंट रेज या आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण है क्या कहलाएगा? वो आपतन कोण। इंसिडेंट एंगल क्या कहलाएगा? ये आपतन कोण। आपतन कोण जिसको हम लिखते हैं आई, और ये परावर्तन कोण, परावर्तन कोण जिसको लिखते हैं आर। ठीक, आपतित किरण आपतन कोण, परावर्तित किरण परावर्तन कोण, और ये है बीच में नॉर्मल। इतना चीज क्लियर हो आपको? अब इसका जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल क्या है? इस पॉइंट्स को बोला जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु मतलब जहां पर इंसिडेंट रेज या आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रेज या परावर्तित किरण और नॉर्मल जिस पॉइंट्स पर एक दूसरे से मिल रहे हैं वह पॉइंट क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु या इंसिडेंट पॉइंट्स। आपतन बिंदु या इंसिडेंट पॉइंट्स कहलाएगा। ठीक, तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही प्लेन पे होते हैं, एक ही तल पे, एक ही सरफेस पे होंगे। ठीक, समझ पा रहे हैं इस चीज को? दूसरा, इसको मैं लिख दे रहा हूं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर स्थित होते हैं। रूल्स नंबर 2, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जितने कोण बनाते हुए प्रकाश की किरण आपतित होगी उतना ही कोण बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगी और वापस चली जाएगी। ठीक है, क्लियर है चीज? किसी कोई डाउट हो तो बताएं, आर्ट्स वाले, साइंस वाले को छोड़ के। आपतन कोण के बारे में देखिए, यहां पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही, ये जो हम नॉर्मल खींचते हैं वो कोई ऐसा रानवर रेज नहीं है, वो हम उसको बेसिक कैलकुलेशन के लिए करते हैं, उसको नॉर्मल अभिलंब बोला जाता है। मतलब ये आया और ये गया, तो ये आया और गया, तो उसी को, इस एंगल को हमको पता करने के लिए हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, मतलब उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कोई रेज नहीं है, रेज केवल आपका ये है और ये है। तो इसको हमने क्या बोला? अभिलंब। क्या बोला इसको? अभिलंब। अभिलंब इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो सरफेस इस पर लंब रहता है, ये 90 डिग्री पर बनता है, ये 90 अंश का बनाते हुए लाइन खींचते हैं, और इस अभिलंब और इस आपतित किरण के बीच में, तभी तो हमको पता चले कितना एंगल बनाते हुए रेज आ रहा है, इसको हम बोलेंगे आई या आपतन कोण। और कितना कोण बनाते हुए वापस जा रहा है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होगा वो परावर्तन कोण होगा। कितना कोण बनाते हुए प्रकाश की किरण आ रहा है और कितना कोण बनाते हुए जा रहा है, ये आपका आपतन कोण कहलाएगा, ये परावर्तन कोण कहलाएगा। ठीक है, डेफिनेशन के रूप में आप लिखना चाहते लिख सकते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण परावर्तन कोण। आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण। आपतित किरण व अभिलंब के बीच, अभिलंब के किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण। और परावर्तन कोण कौन सा? अभिलंब व परावर्तित
किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपके सिलेबस में दिया है मिरर या इमेज फॉर्मेशन। तो अभी हम लोग सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, परावर्तन की घटना, परावर्तन पढ़े हैं, और परावर्तन की घटना किस चीज पर होती है और कैसा इमेज बनता है उसको हमको देखना है। ठीक, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा मिरर, दर्पण, समतल दर्पण। परावर्तन का सबसे बेहतर एग्जांपल है कौन सा, समतल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक, हेडिंग डालेंगे आप मिरर या समतल दर्पण। मेन हेडिंग डालेंगे मिरर, जिसको हम क्या बोलते हैं, दर्पण। ठीक, आपका दर्पण दो तरह का होगा, दर्पण दो तरह का होगा। फर्स्ट क्या, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जिसको हम बोलते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण जिसका यूज हम सब अपने घर पे करते हैं। देख, दूसरा है स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक, समतल दर्पण सामान्य रूप से हम अपने घर में यूज करते हैं देखने के लिए, और आपका जो स्फेरिकल मिरर है वो भी यूज करते हैं, बट अभी हमको किसके बारे में देखना है, समतल दर्पण के बारे में देखना है। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होगा। कौन सा, अवतल और दूसरा उत्तल। अवतल को क्या बोलते हैं, कॉनकेव, कॉनकेव, और ये कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, और ये कॉनकेव मिरर। ठीक, समतल दर्पण, ठीक, प्लेन मिरर हो जाएगा ये। एक साइड प्लेन मिरर का क्या होता है सर, एक सरफेस क्या होता है, पॉलिश्ड किया हुआ रहता है, दूसरा सरफेस से हम अपना फेस देखते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण का निर्माण भी कैसे करते हैं, एक गोल दर्पण है फुटबॉल की तरह, ठीक, अंदर खोखला। इसको जब हम टू पार्ट्स में क्या करते हैं, कट कर देते हैं। टू पार्ट्स में कट करने के बाद आपको दो चीज दिखाई देगा, एक तो ये वाला हिस्सा और दूसरा ये वाला हिस्सा। ठीक, यदि हम इसके इस हिस्से को पॉलिश करें, अंदर वाला पार्ट, इनर पार्ट, और इसके बाहरी वाला पार्ट को पॉलिश करें, ठीक, इनर पार्ट यदि पॉलिश्ड है तो ये कौन सा दर्पण बनेगा, उत्तल, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। और आउटर वाला पार्ट को यदि हम पॉलिश करें तो क्या बनेगा, अवतल या फिर कॉनकेव मिरर। आप उस गोल ग्लास को काट दीजिए, वही ग्लास आपका कॉनकेव बनेगा और वही ग्लास आपका कॉन्वेक्स भी बनेगा। डिपेंड किस चीज पर करेगा, पॉलिश्ड, आप किस सरफेस को पॉलिश कर रहे हैं। यदि अंदर वाला सरफेस को पॉलिश कर रहे हैं, जैसे आप एक दिया मान लीजिए जो दीपावली में जलाते हैं दिया, दिया के अंदर को कलर करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो अंदर वाला पार्ट को यदि कलर करेंगे कॉन्वेक्स बनेगा, उत्तल बनेगा, और आउटर पार्ट को करेंगे तो क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका गोलीय दर्पण का निर्माण होता है। पहला है आपका अवतल, दूसरा है आपका कॉन्वेक्स। अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर। समतल दर्पण पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, कहां पर बनता है, कितनी दूरी पर बनता है। और मैंने पहले भी बताया था किसी भी चीज का इमेज तभी बनता है जब ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर प्रकाश की किरण हमारी रेटिना तक पहुंचती है। ठीक है, मान लीजिए एक मिरर है और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, कितनी दूरी पर है ये, मिरर से 10 मीटर की दूरी पर है। ये आपका प्लेन मिरर,
समतल दर्पण है। समतल दर्पण के सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई वस्तु है 10 मीटर की दूरी पर। तो इसका ऑब्जेक्ट इमेज कहां पर बनेगा? 10 मीटर की ही दूरी पर इसका इमेज आपके पास यहां पर बनेगा। जितनी डिस्टेंस पर मिरर से ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगा। मान लीजिए ये दूरी u है, ये दूरी v है, तो यहां पर u और v दोनों ही 10 मीटर होंगे। समतल दर्पण के पीछे बनने वाला जो इमेज होता है सेम डिस्टेंस पर होता है। आप दर्पण से जितने डिस्टेंस पर होंगे आपका इमेज उतने डिस्टेंस पर रखा हुआ या बना हुआ प्रतीत होगा। ठीक, क्लियर है इतना? जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही डिस्टेंस पर क्या रहेगा आपका इमेज। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में आता है ये। समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण से ऑब्जेक्ट की दूरी के बराबर होता है। इसके एकदम बिल्कुल शॉर्टकट में ऐसा लिख लीजिए, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होती है। वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी कहां से? समतल दर्पण से। ठीक, इसमें दूसरा फैक्ट यह है, यदि मान लीजिए ये समतल दर्पण है, यहां पर फिर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट दर्पण की ओर यू वेग से चल रहा है। कौन से वेग से? यू वेग से। तो आपका इमेज भी आएगा। इमेज किधर चलेगा? इधर या इधर? इधर आएगा इमेज। ठीक, इमेज किधर आएगा? इधर आएगा। आप यदि मिरर की ओर जा रहे हैं तो आपका इमेज ऐसा लगेगा कि आपकी ओर आ रहा है, और यदि यू वेग से चल रहा है तो ये भी किस वेग से चलेगा? यू वेग से चलेगा। टू वेग, टू यू। इसमें दो कंडीशन है। यदि आप मिरर को यथेष्ट में रखें, मिरर एक जगह पर स्थिर है, तो जब आपका इमेज इसके रेस्पेक्ट में इस मिरर के आप सापेक्ष ये आप देखें तो यू वेग से ही जाएगा। बट यदि इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में यदि आप देखें तो ये टू यू वेग से आपकी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? देखो, ये दर्पण रखा हुआ है, मान लीजिए दीवार है, दीवार में एक मिरर है। यदि मैं मिरर की ओर जाऊं तो मेरा जो इमेज है वो भी मुझे ये लगेगा, मिरर के सापेक्ष लगेगा कि जितना स्पीड से मैं जा रहा हूं उतना स्पीड से मेरा इमेज मेरी ओर आ रहा है। लेकिन मेरे सापेक्ष में यदि ये देखूं तो वो जस्ट डबल रहेगा। आप इस चीज को प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं घर में। ठीक है, अलमारी में जो बड़ा मिरर रहता है उसमें आप करके देख लीजिए। आपका जो स्पीड होगा इसके सापेक्ष, यदि इसके सापेक्ष यदि आप देखें, मिरर के सापेक्ष देखें तो यू बराबर ही लगेगा, लेकिन इसके सापेक्ष आप देखें तो डबल हो जाता है जस्ट स्पीड। ठीक, अब दूसरा कंडीशन ये आएगा कि ये जो इमेज है दूर जा रहा है, ये जो इमेज है क्या हो रहा है? पीछे की ओर जा रहा है। तो आप ऑब्जेक्ट, तो आपका जो इमेज है वो भी दूर जाता हुआ दिखाई देगा, उसकी भी सेम स्पीड होती है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट के सापेक्ष इमेज का स्पीड को देखें तो उस समय भी डबल हो जाता है। आप चाहे मिरर की ओर जाइए या मिरर से दूर हटिए, आपका जो स्पीड होगा इमेज के सापेक्ष क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक, इसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखें, जब भी आप या कोई ऑब्जेक्ट मिरर के या तो पास जा रहा है या तो दूर आ रहा है, तो इमेज के सापेक्ष आपकी और ऑब्जेक्ट और इमेज की जो स्पीड हो जाएगी 2u हो जाएगी। जैसे मान लो 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से आप चल रहे हैं, तो आपका इमेज भी 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चलता हुआ दिखाई देगा मिरर के सापेक्ष। समझ रहे हैं? दर्पण के सापेक्ष, क्योंकि दर्पण फिक्स है एक जगह पे। जैसे ये चलता हुआ दिखाई देगा उतना स्पीड से ये भी दिखाई देगा। लेकिन हम एक दूसरे को कंपेयर करें, ऑब्जेक्ट और इमेज को कंपेयर करें, तो स्पीड हमको डबल दिखाई देगी। क्लियर हुआ? और एक बार हो गया? चलिए ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट
चल इसमें से आता है, न्यूमेरिकल बेस्ड भी आता है और कॉन्सेप्चुअल भी आता है। दो दर्पण को हम यदि सामने आमने सामने रख दें और उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रख दें तो कितना इमेज बनेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जितने भी क्या बोलते हैं एग्जाम्स होते हैं व्यापम का, उसमें मैक्सिमम पूछता है साइंस के पोर्शन से, इमेज फॉर्मेशन ऑफ ऑन प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बिटवीन टू प्लेन मिरर। दो दर्पणों के बीच यदि कोई ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, कितना इमेज बनेगा। ठीक, पहला है वो यदि दोनों दर्पणों के बीच यदि थीटा कोण हो, दोनों दर्पणों के बीच का कोण कितना है, थीटा कोण है। ठीक, मतलब दोनों दर्पण को आपस में आप झुका के रख दिए ऐसे, एक दर्पण ये है और दूसरा दर्पण ये है। दो दर्पण लिए हैं आप, ऐसे रख दिए। ठीक, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है तो यहां पर कितना इमेज बनेगा। तो थीटा पे डिपेंड करेगा, आप कितने एंगल से उसको दोनों दर्पणों को झुका के रखे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है। अब जैसे जैसे इसको आप फैलाते जाएंगे आपकी इमेज चेंज होती जाएगी, कम करेंगे तो भी इमेज चेंज होती जाएगी, 10, 12, 15, 20, 25 अलग अलग बनते जाएगा। ठीक, कैसे होगा देखिए, ये दोनों के बीच में कोण कितना बोला मैंने, थीटा। थीटा का मतलब ये है 30 अंश 40 50 30 35 12 15 जितना भी कोण होगा, एंगल आप लोग जानते ही हैं, जितने दोनों के बीच में जो भी कोण होगा इसी पर डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ इमेज। नंबर ऑफ इमेज n इज इक्वल टू होता है आपका 360 अपॉन थीटा। 360 अपॉन थीटा। मान लीजिए दोनों दर्पण को हम 60 अंश के कोण से बनता है, दोनों के बीच कितना अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश का कोण बन रहा है। 60 अंश के कोण पे दोनों दर्पणों को ऐसे फिक्स कर दिए, झुका दिए। ठीक, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई चीज भी रखा हुआ है यहां पे। ठीक है, तो कितना इमेज बनेगा, कितना प्रतिबिंब बनेगा इस ऑब्जेक्ट का। देखिए 360 है, 60, थीटा कितना है 60 डिग्री, काट दीजिए, 6 कम 6 6 36 6। ठीक, क्लियर है। अब दूसरा चीज, इसको हटाइए, n इज इक्वल टू ऐसे लिखिए, n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। अब देखिए इमेज दो चीज पर डिपेंड करेगा। यहां पर n का जो भी मान आया है, n क्या है 6, सम संख्या विषम संख्या, सम संख्या है। n क्या है, सम संख्या है। ठीक, यहां पर दो कंडीशन बनेगा। पहला, यदि n सम संख्या हो, यदि n सम संख्या हो, और दूसरा यदि n विषम संख्या हो। यहां पर यदि n सम संख्या आया है तो आपका नंबर ऑफ इमेज या प्रतिबिंबों की संख्या बराबर n-1 हो जाता है। मतलब ये 6 आया है तो आपका इमेज 6 - 1 = 5 हो जाएगा। कितना प्रतिबिंब बनेगा, 5 बनेगा। ठीक, समझ में आया न्यूमेरिकल। n इक्वल टू होगा 360 अपॉन थीटा। 360 फिक्स है हर फार्मूला में, यहां पर ये चेंज होते जाएगा। यदि दोनों दर्पण को 60 अंश बनाते हुए रखा गया है, फिक्स किया गया है, तो 360 अपॉन 60 हो जाएगा। कितना आएगा, 6 आएगा।
अब नंबर किस पर डिपेंड कर रहा है? इस संख्या पर। ये संख्या 6 है तो उसमें एक माइनस कर दीजिए, सम संख्या है मतलब एक माइनस कर दीजिए, उतना इमेज बनेगा 5। अब यदि विषम संख्या है, ठीक, यदि विषम संख्या है तो कैसे बनेगा? विषम संख्या, ठीक, कौन क्या विषम संख्या है? एन। एन क्या है? विषम संख्या है। जब विषम संख्या वाली बात आएगी तो यहां पर दो चीज और क्लियर करना पड़ेगा। ये आपका मिरर है, ठीक, पीछे से दिखाई दे रहे? लाइट वाले चैप्टर से यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा तो इसी क्वेश्चन को पूछेगा। नंबर ऑफ इमेज, दर्पण के द्वारा कितना प्रतिबिंब बन रहा है, फैक्ट है, ठीक। देखिए ये दो दर्पण है, कितना इसका कोण बना रहे हैं हमको नहीं पता, ठीक है, लेकिन एन का मान कितना आ रहा है? विषम आ रहा है मान लीजिए, ठीक। दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन में भी मिरर है, जो वस्तु है या जो ऑब्जेक्ट है दोनों दर्पण के बीच में होना चाहिए ना, तभी तो इमेज बनेगा। अब देखिए सम संख्या जब आ रहा है तो हम उसमें सिर्फ एक माइनस करेंगे। यदि विषम संख्या आया, जैसे 5 आया, 7 आया, 9 आया, एन का मान, किसका मान? एन का मान। तो जब विषम संख्या आएगा तो आपके पास दो कंडीशन बनेगा। यदि आपका इमेज सिमेट्रिकल है, सॉरी ऑब्जेक्ट मतलब इन दोनों दर्पणों के ठीक बीचों बीच है, क्या है? ऑब्जेक्ट, जो भी वस्तु रखा है, चाहे इस लाइन पे आप कहीं भी ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, इस लाइन पे होना चाहिए, मतलब दोनों दर्पणों के बीच की जो लाइन है उस पर होना चाहिए। तब आपका वस्तु किस स्थिति में कहलाता है? सम्मित अवस्था में कहलाता है। वस्तु किस स्थिति में कहलाएगा? सम्मित अवस्था, सिमेट्रिकल फॉर्म, सम्मित अवस्था या सिमेट्रिकल। कौन? वस्तु, उसमें दिएगा, लिख के देगा। यदि कोई वस्तु दो दर्पण के बीच में सम्मित अवस्था में है और 60 अंश का कोण बनाता है तो प्रतिबिंब कितना बनेगा? आपके क्वेश्चन में लिखेगा स्पष्ट, ठीक है। या क्वेश्चन में नहीं लिखेगा तो आपको डायग्राम दे देगा, चित्र बना के दे देगा, थीटा का मान दे दिए रहेगा और यहां पर ऑब्जेक्ट है बोलेगा, तो आप जब यहां पर ऑब्जेक्ट देखेंगे इस लाइन पे तो सम्मित अवस्था पे, ठीक है। दूसरा, यहां पर इस लाइन के बाहर कहीं भी, इस लाइन के अलावा दोनों दर्पणों के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे, चाहे यहां भी रहे चाहे यहां भी रहे, कहीं पर भी रहे, यह कहलाएगा असम्मित अवस्था। असम्मित अवस्था या नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म, नॉन सिमेट्रिकल, असम्मित अवस्था। हम सम्मित अवस्था और असम्मित अवस्था किसके बारे में बोल रहे हैं? ऑब्जेक्ट के बारे में, जो वस्तु है उसके बारे में, ठीक। तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा, ठीक, बनने वाला प्रतिबिंब कितना होगा? एन के बराबर होगा। बनने वाला प्रतिबिंब कितना होगा? एन के बराबर। और असम्मित अवस्था में कितना हो जाएगा? n-1। असम्मित अवस्था में क्या हो जाएगा? n-1। जो स्थिति वहां मिला है वही स्थिति आपको असम्मित कंडीशन में मिलेगा। लेकिन उसका जो बेसिक चीज क्या था? एन का मान सम और विषम। एन सम है तो n-1 कर देंगे। यदि 8 है तो कितना इमेज बनेगा? 7 बनेगा। 10 है तो कितना बनेगा? 9 बनेगा।
एन सम है तो इमेज आपका विषम संख्या में बनेगा। एन यदि सम है तो इमेज विषम संख्या में बने, एक माइनस कर देंगे। अब दूसरा कंडीशन ये आता है कि एन विषम संख्या है। एन क्या है? विषम संख्या। अब जब एन विषम संख्या है तो निश्चित रूप से आपका ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं क्या होगा, या तो सिमेट्रिकल फॉर्म में होगा या नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में होगा। जब सममित अवस्था में रहेगा तो आपका इमेज एन ही बनेगा। जैसे 5 है तो 5 ही बनेगा। नंबर ऑफ एन कितना है? 5 है, तो आपका इमेज कितना बनेगा? 5। और नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में है, आपका ऑब्जेक्ट इस लाइंस के इधर या उधर है, चाहे नीचे हो या तो ऊपर हो, तो कितना बनेगा? एन माइनस 1 बनेगा। जैसे यहां 5 है तो ये फिर यहां पर 4 बन जाएगा। कितना बनेगा यहां पे? 4। ठीक, क्लियर है इतना? जैसे एक एग्जांपल लेके देखें, यदि आप थीटा के वैल्यू को थीटा इक्वल टू 40 लेके देखिए। थीटा यदि 40 लेंगे तो कितना बनेगा? 9। 360/40, और 360/40 करेंगे तो कितना आएगा? 9 आया। 4 9 36, 9 आया। 9 क्या है? विषम। अब विषम संख्या है तो आपको ये वाला इमेज नहीं देखना है, सीधा इधर आइए। विषम संख्या में भी आपको इसको बनाना पड़ेगा। ठीक, विषम संख्या है तो कितना बनेगा? 9 ही बनेगा। ठीक, लेकिन उस 9 में आपको यदि क्वेश्चन में ये ऐड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल फॉर्म में है कि नॉन सिमेट्रिकल, फिर उससे आगे बढ़ेंगे आप, तो फिर ये एन हो जाएगा, वो एन माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है ये? ठीक, कोई डाउट है तो पूछ लें अभी। क्या डालते हैं? पारा, मरकरी है? है? सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर सिरप है। क्या दिया है? समतल दर्पण में? हाँ, पॉलिश बोल रहे हैं। HGBR, सिल्वर ब्रोमाइड, HGBR, सिल्वर ब्रोमाइड। लिख लीजिए, सिल्वर ब्रोमाइड से पेंट किया जाता है पीछे। ठीक, नेक्स्ट क्या था हमारा? स्फेरिकल। गोलीय दर्पण। ठीक, गोलीय दर्पण हम लोगों ने देखा 2 प्रकार का। पहला कौन सा? अवतल, अवतल दर्पण, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। ठीक है। दूसरा क्या है? उत्तल या कॉन्वेक्स। ठीक, अच्छा, एक चीज और ध्यान आया, यदि 2 दर्पण समांतर हैं एक दूसरे के, कितने इमेज बनेंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस, इनफाइनाइट, अनंत इमेज, आप गिन नहीं सकते। ठीक है। इसका उदाहरण हमको देखने को मिलता है सैलून में। सैलून में देखिए, फ्रंट में एक मिरर रहेगा, पीछे मिरर रहेगा। आप जब उस सीट में बैठेंगे ना, तो आप इतना सारा इमेज दिखेगा पूरी लाइन से, आप उसके काउंट ही नहीं कर पाएंगे। तो दोनों दर्पण क्या होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए। ठीक, कैसे में अनंत आएगा? आर्ट्स बैकग्राउंड वाले कौन कौन है? आर्ट्स या कॉमर्स वाले इसमें कैसे में अनंत आएगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट, अनंत। जैसे हम लोगों ने अभी ये देखा, 2 दर्पण को हम थीटा कोण से झुका के रखते हैं, तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि इमेज कितना बनेगा। वो एन पर डिपेंड करता है। एन इज इक्वल टू, मैंने कहा 360/थीटा। ठीक, दर्पण पहले ऐसे था मान लो,
अब यहां पर मान लो 60 अंश का कोण बन रहा है। अब दर्पण को हम सीधा ऐसे कर दिए, सीधा फैला दिए, ये ऐसे था, इसको सीधा कर दिए, तो इसके बीच में बनने वाला जो कोण क्या है, थीटा। थीटा बराबर क्या होगा, जीरो एंगल बन रहा है, जीरो कोण बन रहा है, ठीक। कितना बन रहा है, जीरो एंगल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 360 अपॉन जीरो, कितना आएगा, 36। कितना आएगा जी, जीरो जीरो कट जाएगा। बताइए, ये अनंत आएगा, इनफाइनाइट, ठीक। तो अभी भी क्लियर नहीं कैसे जीरो इनफाइनाइट आया। किसी भी संख्या को आप जीरो से डिवाइड करेंगे तो अनंत आता है, इनडिफाइंड नंबर्स आता है, जिसको हम अपरिभाषित बोलते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं, या उसको अनंत बोल दिया जाता है, ठीक। किसी भी संख्या को आप जीरो से डिवाइड कीजिए, 1 अपॉन जीरो इनफाइनाइट, 2 अपॉन जीरो इनफाइनाइट, 0 अपॉन 2 कितना होगा, 0 अपॉन 2 कितना होगा, जीरो होगा, ठीक। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कई जगह पे, ठीक है। जीरो नीचे है या हर में है तो इन्फानाइट ही आएगा, इसलिए यहां पर क्या हो जाता है, इन्फानाइट। जीरो नीचे आ रहा है, 360 को हम जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आएगा, ये इन्फानाइट, या इसको अनंत बोला जाता है, अनंत, ठीक है। और यदि प्लेन ऐसा हो तो 90 अंश के कोण पे लगा दिए, यहां पर थीटा यदि 90 हो तो कितना इमेज बनेगा, 360 बटा 90, 9 चौक 36, 4 माइनस 1 कर दीजिए, सम संख्या है मतलब 3 इमेज बनेगा, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट यहीं पर भी हो, ठीक। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इसका निर्माण अभी हम लोगों ने देखा। किसी भी हॉलो मिरर्स को, हॉलो मिरर्स मतलब गोल खोखला मिरर को यदि आप क्या करेंगे, बीच से पार्टीशन कर दे, काट दे, तो क्या बनेगा, मिरर बनेगा, ठीक है। पॉलिश के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉनकेव बनेगा कि कॉनकेव। यहां पर क्या बन रहा है, अवतल, ठीक। कॉनकेव मिरर में या अवतल दर्पण में पॉलिश्ड, वो कौन सा पार्ट पॉलिश्ड है, आउटर पार्ट, इसको लिख सकते हैं आप, पॉलिश्ड आउटर पार्ट, आउटर पार्ट पॉलिश्ड है। इसमें आप लिख सकते हैं पॉलिश्ड इनर पार्ट, अंदर वाला पार्ट पेंट किया हुआ है और ये आउटर वाला पार्ट पेंट किया हुआ है, ठीक। मिरर कैसे था, इस तरह था, फुटबॉल की तरह। इसका ये सेंटर कहलाता है, ये वृत्त की तरह है मान के चलिए। वृत्त का क्या कहलाएगा, ये केंद्र, क्या कहलाता है, केंद्र, ओ। और यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, ठीक। यदि मैं इसको यहां से कट किया तो उसका सेंटर तो वहीं पर होगा, जैसे इसको आप कंप्लीट साइकिल के रूप में यदि माने तो ये इसका सेंटर कहां पर होगा, यहां पे होगा, और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, उसका त्रिज्या हो जाएगा, ठीक। इस मिरर को क्या बोलेंगे, सेंटर सी बोल दीजिए, इसको केंद्र बोलते हैं। जब उसको हम मिरर बना देते हैं तो इसको बोला जाता है वक्रता केंद्र, क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। ये है आपका वक्रता केंद्र, ठीक, क्लियर, हाँ। और यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, यहीं पर बीच में एक फोकस मिलता है, एफ, फोकस बिंदु, और इस बिंदु को बोला जाता है ओ, क्या बोलेंगे, ध्रुव। मिरर का ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को ओ, ध्रुव। और ये है तो आपका वक्रता केंद्र, मैंने यहां पर बताया कहां से निकला है वक्रता केंद्र, ये वाला सी।
जो वृत्त का केंद्र है वही इस मिरर का केंद्र जो होगा उसी को हम बोलेंगे वक्रता केंद्र। ठीक, अब ये आपका मिरर बना है, मान चलिए ये क्या है, वक्रता केंद्र। ये है आपका फोकस, फोकस, और ये है आपका ध्रुव। ठीक, जब भी कोई प्रकार, ये तीनों चीज क्लियर हो आपको, बीच में रहेगा वक्रता केंद्र जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है आपका ध्रुव, और इसी ध्रुव और सी के बीच में, ध्रुव और सी के बीच में ठीक बीचों बीच में आपका फोकस बिंदु रहेगा। क्या रहेगा, फोकस बिंदु। हमेशा ध्यान रखेंगे वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में ही आपका फोकस बिंदु रहेगा, यह आपका फोकस बिंदु। ठीक, तीन चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे इसमें। अब देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, जैसे यहां पर केंद्र और परिधि के बीच की दूरी, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। इसको आर लिखते हैं, क्या हो जाएगा आर, वक्रता त्रिज्या। ठीक, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र और फोकस ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी। ठीक, CO क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या, और FO क्या कहलाएगा, फोकस दूरी। फोकस दूरी को क्या लिखते हैं, F। क्या लिखते हैं, इसको आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, इसको F कर दीजिए और इसकी दूरी को स्मॉल f दिखाइए। ये F हो गया और इसकी दूरी क्या हो जाएगी, स्मॉल f। ठीक, इसमें जो इमेज फॉर्मेशन आएगा एक ना एक नंबर का जरूर आता है। पिछले साल 1 नंबर का आया भी था। ये दर्पणों के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आपको बोल देगा वस्तु कहां पर है, फोकस पर है, अनंत पर है, वक्रता केंद्र पर है, या ध्रुव और फोकस के बीच में, तो इमेज कहां पर बनेगा। इसलिए आपको इस कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है कि किस किस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं। क्लियर है, ये कौन सा हो जाएगा, वक्रता केंद्र, ये क्या हो जाएगा, फोकस बिंदु, ये क्या हो जाएगा, ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी। बस इन तीन चीज पर ही डिपेंड करेगा आपका। ठीक, वक्रता केंद्र से इधर जो भी इमेज रहेगा इनफाइनाइट पर रहेगा, या तो वक्रता केंद्र के नजदीक रहेगा, या तो ये वक्रता केंद्र पर रहेगा। इसको अभी एक एक करके देखेंगे। इन तीन तीन चीज समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए। ठीक, ये कौन सा पॉइंट हो गया, ओ। यहां पर बना दीजिए आप सी, यहां पर बना दीजिए एफ। सी से ओ के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या आर, और एफ और ओ के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी एफ। अब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है और इमेज कहां पर बनेगा उसको देखें। यदि आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे या अनंत दूरी पर रहता है तो आने वाली प्रकाश की किरण एकदम समांतर आती है, और इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। जो ये लाइन बना हुआ है इसको मुख्य अक्ष बोलेंगे। तो प्रकाश की किरण कैसे आपतित होगी, पैरेलल, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी। ठीक, जब प्रकाश की किरण या ऑब्जेक्ट अनंत दूरी पर स्थित है, हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है या अनंत दूरी पर है, तो आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। प्रकाश की किरणें कैसे समान आएगी, समांतर आएगी। किसके समांतर, मुख्य अक्ष के। दर्पण से टकराने के पश्चात अब यहां पर कौन सा घटना होगा, अपवर्तन की परावर्तन, परावर्तन होगा।
यहां से रिफ्लेक्ट होगा, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी प्रकाश की किरण। कहां से गुजरेगी? फोकस से। यदि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और मुख्य अक्ष के समांतर होने के बाद दर्पण से टकराने के पश्चात कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से। आप जितना भी रेज ले लीजिए वो मुख्य फोकस से ही होकर रिफ्लेक्ट हो गया, फोकस से ही होते हुए गुजरेगी। ठीक, नंबर ऑफ रेज इनफाइनाइट ले लीजिए, कितना भी ले लीजिए, फोकस से ही गुजरेगा। ये आपका फोकस। ठीक, रेज इधर इधर भी ले लीजिए, रेस तो चारों तरफ से आएंगी, ऊपर भी नीचे भी। ठीक, ये सारे के सारे रेस कहां से गुजरेगी? फोकस से। ये उसका इमेज कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। जहां पर रेस आपस में एक दूसरे से टकराती है वहीं पर उसका इमेज बनता है। एक इमेज और ले लेते हैं यहां पे। ठीक, ये भी कहां से गुजरेगी? फोकस से। ऐसे। ठीक, तो जब हमारा वस्तु या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट कहां पर है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, अनंत पर है। तो इमेज कहां पर बनेगा? इमेज कहां पर बनेगा? एफ पर बनेगा। अब 3-4 कंडीशन आएंगे। अब आपका इमेज ऑब्जेक्ट कहां पर है? सी और अनंत के बीच में, मतलब धीरे धीरे वो अनंत से दर्पण की ओर आ रहा है। एक कंडीशन ये आएगा। दूसरा कंडीशन क्या आएगा? ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? इनफाइनाइट और सी के बीच में, इनफाइनाइट और सी के बीच में। तीसरा कंडीशन क्या आएगा? ऑब्जेक्ट सी पर, ऑन द सी, सी पर। ठीक, उसके बाद चौथा कंडीशन कौन सा आएगा? ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ। फिर नेक्स्ट कंडीशन कौन सा आएगा? ऑब्जेक्ट ऑन एफ, फोकस पर। फिर अगला कंडीशन कौन सा आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा आपका फोकस और ओ के बीच में। ठीक है, फोकस और ओ के बीच में आएगा। क्लियर है इतना? कोई डाउट है इसमें? इसको हाँ, देखिए, वस्तु और प्रतिबिंब ऐसे बना लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहला, वस्तु कहां पर है? अभी अनंत पर है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर बन रहा है? देखिए, ऐसे दोनों रेज आया, टकराया यहां पर बीच में, जहां पर रेस क्रॉस करेगी वहीं पर इमेज बनेगा। अब पढ़ने की दृष्टि से हम केवल दो रेस को देखते हैं, दो रेस ही लेते हैं, तब आपका ये स्पष्ट बन पाएगा। ठीक है, रेस चाहे जितना भी आए इनफाइनाइट डिस्टेंस से, वो आपके फोकस पे ही आके क्रॉस होगी सभी। तो इमेज कहां पर बन रहा है? फोकस पे बन रहा है। अनंत पर है तो इमेज कहां पर बन रहा है? फोकस पे। दूसरा, अब आपका ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया है, मान के चलिए कहां पर आ गया है? यहां पे। इधर अनंत है, अनंत और सी के बीच में आ गया। ठीक है, अनंत और सी के बीच में मतलब इनफाइनाइट बिटवीन सी, अनंत और सी के बीच में। ठीक, इमेज कैसे बनेगा मैं कल बताऊंगा उसको आप लोग को। अभी इतना समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट कहां कहां पर स्थित है। अब आएगा कहां पर? सी पर, सी पर आएगा। ये खिसक रहा है धीरे से, ये खिसक के यहां पर आ गया, और थोड़ा खिसकेगा तो कहां पर आएगा? यहां पर आ जाएगा, सी और एफ के बीच में। नंबर 4, सी और एफ के बीच में। ठीक, और खिसक गया, कहां पर आया? एफ पर आया। एफ से और खिसका ऑब्जेक्ट, कहां पर आया? एफ और ओ के बीच में। ये आपको 6 प्रकार का ऑब्जेक्ट का कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट कहां कहां पर है और आप इमेज कहां कहां पर बनेगा। क्लियर है इतना? ठीक है, कल देखते हैं इसको, प्रतिबिंब को। यदि आपके पास कोई साधन है तो एक बार रीड करके भी आएंगे, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, दूसरा, उसी तरह से आपका इधर भी बनेगा, सेम पोजीशन इधर भी होता है।
आपका ये हो जाएगा आपका सी, ये हो जाएगा एफ। इसमें अंदर की ओर बनेगा, जिधर पॉलिश्ड एरिया है उधर आपका फोकस और वक्रता केंद्र रहता है। क्या रहेगा? वक्रता केंद्र किधर रहेगा? पॉलिश्ड एरिया की ओर रहेगा इसका, ठीक है। और इसमें आने वाली प्रकाश की किरणें, इसमें आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है, अपवर्तन के पश्चात ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चला जाता है, मिलती नहीं है। उसमें प्रकाश की किरण कहीं नहीं मिल रही है। तो जब कहीं नहीं मिल रही तो इमेज कैसे बनेगा? मैंने पहले ये कहा था, जब भी दो प्रकाश की किरण एक दूसरे से मिलेंगी तभी आपका इमेज बनेगा, बट उसमें इमेज नहीं बनेगा, बनता उसमें भी है, ठीक। इस जो रेज है उसको आप पीछे की ओर बढ़ाइए, पीछे की ओर बढ़ाइए, जहां भी देखिए रिफ्लेक्टिंग रेस को आप पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो जहां पर भी मिलेगा यहां पर आपको उसका इमेज बनेगा, ठीक। और चूंकि इसमें रियल इमेज बनता नहीं है इसलिए इसको क्या बोला जाता है? आभासी प्रतिबिंब। क्या बोला जाता है इसको? आभासी प्रतिबिंब। इसमें रियल इमेज बन रहा है दर्पण के पास, ये कहलाता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहलाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा, ठीक। क्लियर हो गया इतना? समतल दर्पण जहां पर लिखे हैं वहां पर 2-3 पॉइंट्स नोट कर लीजिए, उसके बाद बंद करेंगे। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक, समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? पहला, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक। वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। जैसे हम लोगों ने देखा था यहां पे, यदि ये मिरर है, ठीक, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है तो जितना डिस्टेंस पर आपका इमेज ऑब्जेक्ट रहेगा यू डिस्टेंस पर, तो आपका इमेज भी यू डिस्टेंस पर ही बनेगा, ठीक है। नंबर 2, इमेज कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। इमेज कैसा बनेगा? सीधा। क्या लिखेंगे इसको? इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट या सीधा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब। यदि, ध्यान दीजिए, या कोई आदमी खड़ा हुआ है मान लियो, ठीक, यहां पे यदि सर ऊपर की ओर है तो इधर भी इमेज का भी सर ऊपर की ओर ही रहेगा, इसलिए इमेज कैसे बन रहा है? सीधा बन रहा है, उल्टा नहीं बनेगा, ठीक। नंबर 3, थर्ड नंबर में क्या है? आभासी या वास्तविक? आभासी। इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअली, या क्या बोलेंगे इसको? आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक। नंबर 4, इमेज इज लेटरली, क्या? इन्वर्टेड, पार्श्वीय, पार्श्विक उल्टा। क्या बोलेंगे इसको? पार्श्विक उल्टा, पार्श्विक उल्टा। इसका मतलब क्या है? पार्श्विक उल्टा का मतलब यह है, आप जब भी मिरर के सामने खड़े होंगे तो आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड की तरह दिखेगा, ठीक है। लेफ्ट राइट दिखेगा और राइट लेफ्ट दिखेगा, ऐसा आभास होता है, तो उसी को पार्श्विक
क्या बोलते हैं, पार्श्विक उल्टा बोला जाता है, लिटरेली इन्वर्ट बोला जाता है। तो ये चारों बातें जो आपको ध्यान में रखना है। समतल दर्पण पे बनने वाले प्रतिबिंब की जो खासियत होती है, पहला होता है इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सेम होती है, अर्थात u इज इक्वल टू भी मान लो, ठीक। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर। इमेज इज इरेक्ट, मतलब सीधा प्रतिबिंब बनता है। यदि सर ऊपर की ओर है तो इमेज का भी सर ऊपर की ओर होगा। तीसरा है इमेज आभासी बनता है, ठीक, वर्चुअली। इमेज इज लिटरेली इनवर्ट, मतलब पार्श्विक उल्टा। आपका राइट इमेज में कैसे दिखेगा, लेफ्ट, और लेफ्ट कैसे दिखेगा, राइट दिखेगा, ठीक, क्लियर है। यदि हम उल्टा प्रतिबिंब की बात करें तो कैसा बनेगा, सर नीचे और पैर ऊपर। वो फिर मिरर में देखेंगे जब दर्पण या आगे देखेंगे। ऐसा कौन सा कंडीशन आता है कि आपका ऑब्जेक्ट कहां पर रखेंगे तो आपका इमेज उल्टा बनेगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स याद रखेंगे। एक चीज और है इसमें, हाइट। एक चीज और जोड़ लीजिए, हाइट ऑफ, इसके बाद नंबर 5 पे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। दोनों का जो इमेज होता है, इमेज की और ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है वो क्या होता है, बराबर होता है। यदि 5 मीटर या 3 फीट किसी ऑब्जेक्ट को आप मिरर के सामने रखे हैं तो आपके इमेज का हाइट भी 3 फीट ही दिखेगा, ठीक। इसको आप लिख सकते हैं ओ, और इमेज की हाइट को लिख सकते हैं आई। ऑब्जेक्ट की हाइट को यदि आप ओ मान रहे हैं और इमेज की हाइट को क्या मान रहे हैं, आई मान रहे हैं, तो यहीं पर दोनों के अनुपात को बोला जाता है आवर्धन। क्या बोलते हैं, आवर्धन एम। क्या बोला जाता है, आवर्धन एम। इससे भी क्वेश्चन आता है, एम इक्वल टू होता है ओ अपान आई। क्या होगा, ओ अपान आई। मतलब वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं इधर, आवर्धन एम बराबर ओ बटा आई, वस्तु की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की उल्टा आई बटा होगा, ठीक, प्रतिबिंब बटा वस्तु होगा ना, ठीक। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ठीक। दोनों बराबर होते हैं, मैंने कहा जब दोनों बराबर होते हैं आवर्धन कितना होगा, 1, ठीक। यदि आवर्धन का मान 1 से बड़ा हो जाए, एम का मान 1 से बड़ा हो जाए तो किसका मान बड़ा होगा, प्रतिबिंब का कि वस्तु का, प्रतिबिंब का बड़ा होगा, ठीक। दोनों जब बराबर हैं तो 1 आ रहा है, दोनों कट जाएंगे 1 आ रहा है। लेकिन मान लो 1 से बड़ा आया आवर्धन का मान, किससे आया, 1 से बड़ा आया एम का मान, तो इसका मतलब यह है कि ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी तब तो 1 से कम अधिक आएगा। एम का मान 1 से अधिक तभी आएगा जब ऊपर वाली संख्या 1 से अधिक होगा, ठीक। तो इस कंडीशन में वो जो दर्पण होता है वो वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाता है। आवर्धन का मान अधिक होना 1 से, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट की ऊंचाई से प्रतिबिंब की ऊंचाई का बड़ा होना। ये छोटा है ऑब्जेक्ट तो आपका इमेज एम यदि 1 से अधिक है तो आपका इमेज बड़ा बनेगा, समझ रहे हैं। और यदि मान लीजिए 1 से छोटा है तो ऑब्जेक्ट बड़ा है तो इमेज छोटा बनेगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे। आवर्धन का मतलब ही है वस्तु की दोनों का प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई में कंपेयर करना, ठीक। धीरे धीरे जैसे आप लेंस पढ़ेंगे तो लेंस में भी बोला जाता है कि जिसकी आवर्धन क्षमता अधिक है वो वस्तु की प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाता है। जैसे माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप छोटा सा ऑब्जेक्ट रहता है, बड़ा करके दिखाता है, तो माइक्रोस्कोप की जो आवर्धन क्षमता होती है उसकी अधिक होती है, किसके कंपेयर में, टेलीस्कोप के कंपेयर में। टेलीस्कोप बड़ी चीज को छोटा करके दिखाता है, दूर की चीजों को पास करके दिखाता है, दूर की चीजों को पास करके दिखाता है। जबकि माइक्रोस्कोप क्या करते हैं, आपका छोटी सी वस्तु को क्या करके दिखाएगा,
बड़ा करके दिखाएगा। इसका मतलब यह है कि वो जो माइक्रोस्कोप होता है उसका आवर्धन क्षमता अधिक होता है, तभी तो बड़ा करेगा ना। ठीक है, कोई डाउट अभी इसके लिए? ठीक है, चलिए नेक्स्ट डे देखेंगे अपवर्तन के बारे में।